कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत खुश हो रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हैं, उन्हें पता नहीं है मतलब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि आप नीट 2027 का टारगेट बना चुके हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप ड्रॉपर हो। मतलब अभी इस रिज़ल्ट के बाद अगर कहूँ तो ड्रॉपर बन चुके हो और अगर आपका टारगेट नीट 2027 है, तो ये वीडियो पूरा देख के जाना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल और एक रियलिस्टिक प्लान बताने वाला हूँ भाई साहब। ये नहीं हूँ कि नीट का जो एग्ज़ाम है मतलब उसका जो लेवल है, वो हर साल इंक्रीज़ होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो, है ना? और जो क्वेश्चन्स हैं कुछ अलग ही आ रहे हैं, डिफरेंट ही आ रहे हैं। मतलब इतना तो है कि एनसीईआरटी पढ़ने से तो अब काम नहीं चलने वाला, फिज़िक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी बन पा रहा है। एक रोड मैप। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यार फाउंडेशन ऑडिट की, ठीक है? देखो हम फ्रेशर हैं, तो भी हमें क्या करना है अपने फाउंडेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना मतलब अपने जो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की क्योंकि मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ, तो भई हमें फिज़िक्स के फाउंडेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अभी करना क्या है? टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 11 महीने कब चले जाएँगे पता नहीं लगेगा। तो इसलिए इन 11 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना और ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं 1 महीने बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा या 2 महीने बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा। भई इसका मतलब फिर तुम ऑलरेडी इस गेम को, इस एग्ज़ाम को हार चुके हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, 1 महीने बाद स्टार्ट करूँगा, नहीं भई, कल से लग जाओ बस। तो करना क्या है? जैसे अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हो या नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हो, तो भई आपको सबसे पहले 6 से 7 घंटे फ़ोकस्ड स्टडी करनी है। सर 6 से 7 घंटे काफ़ी है क्या? भाई ड्रॉपर हो 6 से 7 घंटे फ़ोकस्ड मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि ये नहीं है कि आपने 10 से 12 घंटे तो पढ़ा, कि वीकली का भी है। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए मतलब वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हमें देनी चाहिए। रीनीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत खुश हो रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हैं, उन्हें पता नहीं है मतलब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर आप नीट 2027 का टारगेट बना चुके हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप ड्रॉपर हो मतलब अभी इस रिजल्ट के बाद अगर कहूँ तो ड्रॉपर बन चुके हो और अगर आपका टारगेट नीट 2027 है, तो ये वीडियो पूरा देख के जाना क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल और एक रियलिस्टिक प्लान बताने वाला हूं भाई साहब। ये नहीं है कि इसमें कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं करी जाएगी। किस तरीके से आप नीट 2027 को फोड़ सकते हैं उसके ऊपर बात हम करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीट का जो एग्जाम है मतलब उसका जो लेवल है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो, है ना? और जो क्वेश्चंस है कुछ अलग ही आ रहे हैं, डिफरेंट ही आ रहे हैं। मतलब इतना तो है कि एनसीईआरटी पढ़ने से तो अब काम नहीं चलने वाला, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी बन पा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, नीट एग्जाम के लिए और ऊपर से तैयारी करनी होगी। मतलब जो लेवल है वो और ऊपर रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जेई के आसपास या बोलो कि जेई मेंस तक की तैयारी तो रखनी चाहिए। ओके, तो भाई आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप टारगेट बना चुके हैं नीट 2027 का, आप फ्रेशर हैं, आप ड्रॉपर हैं, मतलब इस एग्ज़ाम के बाद आप ड्रॉपर बने हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देख के जाना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करने वाला है। जैसे कि बताया कि अब करना क्या है? अगर मूड बना लिया है 2027 का, तो भाई ये वीडियो देख के जा क्योंकि इसमें एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल प्लान मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कंप्लीट रोड मैप। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यार फाउंडेशन ऑडिट की, ठीक है? देखो हम फ्रेशर हैं, तो भी हमें क्या करना है अपने फाउंडेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना। मतलब अपने जो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो भाई हमें फिजिक्स के फाउंडेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, मतलब होता क्या है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, बट पता नहीं है कि भाई उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री भी ज़रूरत है, उसके लिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट की भी ज़रूरत है, डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत है, ग्राफ की भी ज़रूरत है, ठीक है? ज्योमेट्री की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम आगे थ्योरी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं यार, मेरा मैथ्स में उतना अच्छा पार्ट नहीं है और ये वाला पोर्शन खराब है, तो भाई सबसे पहले आपको इसको ऑडिट करना मतलब इसको बहुत अच्छे से करना है। फाउंडेशन वाला जो पार्ट होता है, इसको बहुत अच्छे से करना है। और अगर आप ड्रॉपर हो, तो इतना तो है कि एक बार तुमने सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो जो आपका फाउंडेशन है, ठीक है? भाई उसको एक बार से ज़रूर से देख लेना।
ठीक है, मैं जो अभी इस एग्ज़ाम के बाद जो ड्रॉपर बने हैं बच्चे, उनको सिर्फ़ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखो आपका सिलेबस हो चुका है एक बार, आपको क्वेश्चन्स भी आपने एक बार पढ़ लिए होंगे, तो आपको क्या करना है अभी, इस चीज़ का एडवांटेज भी उठाना है, ठीक है? मतलब नीट 2027 ये नहीं है कि अगर आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके ऊपर एक ड्रॉपर का टैग लग गया, नहीं भाई, आपको एक नया मौका मिला है, तो उसको यूज़ कर लो। ठीक है? तो मतलब अगर आपने ये चीज़ें पहले पढ़ रखी है तो एक बार दोबारा से देख लो कि कहीं न कहीं कोई छोटी-मोटी कमी तो नहीं रहेगी। ठीक है, सिस्टम से भाई पेपर लीक हुआ, ये बहुत बड़ा ग्लिच है ना? मतलब ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ग्लिच है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी भी कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम रही होगी ना, तभी तो हमारा भी सिलेक्शन रुक गया है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी फाउंडेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप फ्रेशर हो बेटा जी, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, बस ऊपर-ऊपर से देख लेंगे, यार ट्रिग्नोमेट्री तो है भाई, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में देख लूँगा, इंटीग्रेशन है देख लिया ऊपर से। भाई नहीं, लगता है कि इसमें तुम वीक हो, तो भाई पढ़ो, लिख-लिख के देखो, करो, क्योंकि वही बेस है आगे पूरी फिज़िक्स का, ठीक है? तो इसलिए फाउंडेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना और ऐसे ही आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी है। चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायो हो बेटा जी, ओके? अब बात करते हैं सेकंड पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। अभी देखो लगभग-लगभग 1 साल का टाइम आप बोल सकते हो कि 11-12 महीने आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। अब ये बोल सकते हो ना, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे ड्रॉपर हो। बस फ़र्क ये है, फ्रेशर फर्स्ट टाइम मतलब फ़ील करेगा इस एग्ज़ाम का प्रेशर और ड्रॉपर जो है वो ऑलरेडी सिलेबस पढ़ चुका है, प्रेशर झेल चुका है इस एग्ज़ाम का। ओके, तो अभी करना क्या है? टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 11 महीने कब चले जाएँगे पता नहीं लगेगा। तो इसलिए इन 11 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना और ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं 1 महीने बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा या 2 महीने बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा। भई इसका मतलब फिर तुम ऑलरेडी इस गेम को, इस एग्ज़ाम को हार चुके हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, 1 महीने बाद स्टार्ट करूँगा, नहीं भई, कल से लग जाओ बस। तो करना क्या है? जैसे अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हो या नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हो, तो भई आपको सबसे पहले 6 से 7 घंटे फ़ोकस्ड स्टडी करनी है। सर 6 से 7 घंटे काफ़ी है क्या? भाई ड्रॉपर हो, 6 से 7 घंटे फ़ोकस्ड मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि ये नहीं है कि आपने 10 से 12 घंटे तो पढ़ा, ठीक है? बट उसमें बार-बार फ़ोन चला रहे हो, बार-बार कोई तुम्हें बुला रहा है ना? कभी रील्स स्क्रॉल कर ली, कभी शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लिए, कभी भाई कोई सीरीज़ देखने बैठ गए। मतलब 12 घंटे तो तुमने पढ़ाई का बहाना लगा दिया कि 12 घंटे मैंने पढ़ा है, लेकिन आउटपुट उसमें से 4-5 घंटे की आ रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना आप लोगों को। ओके बेटा? तो आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना बट पूरा फ़ोकस्ड होके पढ़ना है। ओके? अब जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो कैसे पढ़ें? भई जो तुम्हारे पहले के नोट्स हैं, उनको फ़ॉलो करो, उनको रिवाइज़ करो और फिर क्वेश्चन्स पे लग जाओ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और बाद में मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है? जो फ्रेशर हैं, वो भी क्या करेंगे? भई सेम बात है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए। ठीक है? जब आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ रहे हो सके तो 8 घंटे भी कर देना या कुछ स्लॉट्स ऐसे बना लो कि 3-3 घंटे आप हर एक सब्जेक्ट को डेली दे रहे हो और उसमें 3 घंटे में आप थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ के साथ में कुछ क्वेश्चंस उन टॉपिक्स के ऊपर लगा रहे हो, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? फिर आता है बेटा जी, अब ये तो हो गया 1 दिन का प्लान कि 1 दिन में हमें कैसे-कैसे करना चाहिए बेटा, है ना? अब बात कर लेते हैं कि वीकली का भी हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, मतलब वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हमें देने चाहिए। ठीक है? भई तुमने 1 हफ्ते से जो चीज़ पढ़ी है, उसके ऊपर भी तो टेस्ट होना चाहिए, पता तो लगे कि तुम्हें क्या कुछ आता है। तो इसलिए वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को देने चाहिए और जो ड्रॉपर हैं, वो तो कंप्लीट टेस्ट दे ही सकते हैं। ठीक है? फिर आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मंथली एक प्रॉपर रिवीजन साइकिल हो आप लोगों के पास। ठीक है? मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करने वाले हैं भई, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो ये करेंगे कि थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे बट 1 महीने तक उस चैप्टर को बाद में छेड़ेंगे नहीं या 2 महीने निकाल देंगे। भाई उसका फ़ायदा क्या है? वो ज़ीरो हो चुका है। अगर तुमने 1 महीने, डेढ़ महीने उस चैप्टर को हाथ नहीं लगाया, ना उसके क्वेश्चन करे, ना उसकी थ्योरी करी, तो वो ज़ीरो है तुम्हारे लिए। तो इसलिए करना क्या है? तो इसलिए भाई साहब आप लोगों को एक मंथली एक प्रॉपर रिवीजन साइकिल या एक रिवीजन प्लान आपके पास होना चाहिए कि हाँ यार, 30 दिन के बाद मैं ये 3 चैप्टर, 4 चैप्टर ऐसे रिवाइज़ कर रहूँगा, इतने फिज़िक्स के, इतने केमिस्ट्री के, इतने बायो के। ठीक है? हमें सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और एक रियलिस्टिक प्लान, उसको एक स्मार्ट वे में एग्ज़ीक्यूट करना है। तो 101% हमारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब लास्ट स्टेप जो आता है बेटा जी, वो आता है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस का।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे देते हैं। सर मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, मेरे नंबर इतने आ रहे थे, इतने मॉक टेस्ट लगा दिए थे, फिर भी मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ, ना मुझे मतलब एग्ज़ाम में इतना कुछ आया। तो भाई सबसे बड़ा कारण पता क्या है? तुम क्या करते हो? मॉक टेस्ट तो लगा लेते हो, अब तुमने मॉक टेस्ट दिया, नंबर आए 100, तो तुम नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे चढ़ जाते हो। अरे भाई नहीं, सुन जाओ पहले। भाई जो मॉक टेस्ट तुमने दिया उसमें सोचो कि गलती कहाँ पे हुई है? किस टॉपिक में गलती हुई है, किस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। अपने जो वीक एरियाज हैं भाई उनको पहचानो और उसकी एक डायरी लगा लो कि हाँ यार ये टॉपिक मेरा वीक है, कमजोर है ये टॉपिक, इसको मैं पक्का करता हूँ। भाई अपने अंदर जो कमी है उसको जानो कि हाँ यार ये कमी है, इसको दूर करता हूँ, तभी तो कुछ होगा। अब आपको पता है कि नहीं ये टॉपिक आ ही नहीं रहा मेरे को, इस पे क्वेश्चन लगा के आगे चल गए, वो टॉपिक के क्वेश्चन हुए ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं होंगे, उससे नेक्स्ट टाइम भी नहीं होंगे। तो मॉक टेस्ट दो, अपनी कमियाँ पहचानो, कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो। भई हर तरीके से आप दि लिख सकते हो। या तो ऐसा हो सकता है कि वो टॉपिक तुम्हें नहीं आता, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि तुमने एक ही सेक्शन पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, मतलब कुछ ना कुछ टाइम की वजह से हो गया होगा। क्लियर है? या फिर कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये सारी चीज़ें नोट करने की हैं। तो इस तरीके से फिर तुम अपना मॉक टेस्ट दो, उसकी कमियाँ पहचानो और फिर उसको अच्छे से एनालाइज़ करो। तो ये जो 3 से 4 स्टेप मैंने बताए आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है बेटा जी, गाइडेड प्लान या फिर आप बोल सकते हो कि गाइडेड स्ट्रक्चर और एक बैच, ओके? ऑनलाइन बैच, ठीक है? तो भई अगर तुम एक गाइडेड वे में पढ़ना चाहते हो, ठीक है? देख सकते हो। एक गाइडेड वे में तुम लोग अगर पढ़ना चाहते हो और डीसी पांडे सर के बैच में पढ़ना चाहते हो, तो भाई मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए लेके आए हैं विजय बैच, जिसपे अभी के लिए 50% का ऑफ चल रहा है और बैच आपको 3999 में मिलने वाला है। अगर आप एसजे 500 यूज करोगे तो 500 और आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने बोला है कि अगर आपका टारगेट नीट 2027 है, देखो पहले मन बनाओ कि अगर 2027 को फोड़ना है, वो तुम्हारा टारगेट है, तो फटाफट से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पे क्लिक करो, सीधा आप बैच पे पहुँच जाओगे। बैच को खरीदो, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, तो बस फिर मिलके फोड़ते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहना चाहूँगा कि भई जो आपका नीट है, वो एक मैराथन है, ना कोई स्प्रिंट कि भई हाँ, बस छोटी-सी दौड़ है, ये तो खत्म होगी। ये एक मैराथन है। इसमें जो कंसिस्टेंट रहेगा, अपनी गलतियाँ पहचानेगा और उनको भाई ठीक करेगा, ठीक है? उन पे काम करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। हाँ, लेवल हर बार बढ़ता जा रहा है, तो भाई एक गाइडेड बैच और एक अफोर्डेबल बैच और एक बढ़िया बैच आप लोगों के सामने है। अगर आप इसको यूज़ करोगे, मतलब एनरोल करोगे, तो 101% चांसेज़ हैं कि जैसे इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस के थ्रू सारे डाउट्स लिए जाएँगे, सारे आपके जितने भी मतलब ये लगता है कि आपको मॉक टेस्ट, सीबीटी आगे होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है? तो अगर ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? 101% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो बस करना क्या है? अगर आपका मन बन चुका है नीट 2027 के लिए, इसको स्कैन कर लो, एसजे 500 कोड को यूज़ कर लो, 500 और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ₹3500 में आप डीसी पांडे सर के बैच में पढ़ रहे हो बेटा जी। ठीक है? तो इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए आप लोगों को। ओके? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के ऊपर भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।